हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर हम लोग देखेंगे। विद्युत धारा एवं विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का पूरा आप लोग का ओवरऑल पॉइंट कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए हम लोग देखेंगे और जितना भी इस टॉपिक्स में ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उन सभी ऑब्जेक्टिव का हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट आप लोग का है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है। प्रतिरोध यानी जब प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी समांतर क्रम का मतलब क्या है, यानी मान लिया जाए कि 2 गो प्रतिरोध या 3 गो प्रतिरोध ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और इसको हम जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कौन सा राशि एक समान होती है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। जब हम जोड़ेंगे तो कौन सा राशि एक समान होती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये प्लस होता है, माइनस होता है। जब इसे हम समांतर क्रम में ऐड करते हैं, तो समांतर क्रम में ऐड करते हैं जो धारा जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है सभी में वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। तो याद रख लीजिएगा, जब समांतर क्रम में बोलेगा तो वोल्टेज होगा एक समान। वोल्टेज होता है यानी वोल्टेज बोले तो विभवांतर होता है एक समान। और इसी को यदि श्रेणी क्रम में बोल देगा, यदि आप लोग श्रेणी क्रम में सीरीज में बोल देगा, सीरीज कनेक्शन में यदि बोलेगा, तो इसमें करेंट का जो वैल्यू होता है एक समान होता है, यानी धारा का मान होता है एक समान। श्रेणी क्रम में बोलेगा तो धारा का मान एक समान होता है, लेकिन समांतर क्रम में बोला है तो इसमें जो है विभवांतर का मान एक समान हो जाएगा, और सीरीज वाला में करेंट एक समान होता है। अगेन सवाल देखिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पीला रंग का मान क्या होता है। ये तो पिछले वाला वीडियो में भी बात कर चुके थे। ऐसे वी वी रॉय ऐसे बताया था। यहाँ 0 से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3 और 4। वी का मतलब होता है ब्लैक। ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब ब्लैक, ए बी का मतलब ब्राउन, और ए आर का मतलब क्या होता है, रेड, और ए ओ का मतलब ऑरेंज, और वाई का मतलब होता है येलो होता है। यही हक आपका हो गया येलो। तो येलो कलर का कितना हो गया, 4, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, टी समय तक धारा प्रवाहित, ठीक है, टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण प्रतिरोध आर है, तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट के बारे में पूछ रहा है। यदि किसी चालक में मान लिया जाए कोई एक चालक है, ठीक है, मान लिया जाए कि कोई एक चालक है, मान लेते हैं मान लिया जाए कि एक कोई चालक है और इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रही है। ये कोई चालक है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें धारा के कारण इस चालक में जो है प्रतिरोध होगा। इस चालक का कुछ अपना प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, जो कि धारा के मार्ग में क्या कर रहा होगा, विरोध कर रहा होगा। तो प्रतिरोध के कारण जो क्या होता है, इसमें धारा जब फ्लो होता है तो इसमें हीट उत्पन्न होता है। ये जो ऑब्जर्व हो जाता है धारा, इसमें जो है स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें स्टोर हो जाता है, जिसके कारण इसमें जो है एक कंडक्टर गर्म हो जाता है। इसीलिए पूछ रहा है उत्पन्न हीट, ऊष्मा। तो इसको ऊष्मा को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हीट, और हीट बराबर होता है, याद रख लीजिएगा, ये होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, कार्बन रंग का हरे रंग का प्रतिरोध कितना होता है। हरे रंग का प्रतिरोध याद कर जाइएगा ऐसे, ये आप लोग को ट्रिक बताए थे, वी वी राय ऑफ ग्रेट GRAT ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आप लोग एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग देखे थे, यहाँ से क्या देखते, ए हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ये हेल्पिंग वर्ब को कट कर देना है, जी से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहाँ से देखिए 4 हो गया,
गिनिएगा 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ हो गया 5। ये यही हो गया आपका हरा कलर का कार्बन प्रतिरोध का मान 5। पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो हम लोग जानते हैं R बराबर क्या होता है। R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। ये प्रतिरोधकता R को ही प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा एल। तो R इंटू ए अपॉन में एल, आर एल अपॉन में ए, सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन आपका सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये जो है धारा का मान निकालना है। इसमें देखिए सर्किट दिया हुआ है तो हम लोग किरचॉफ का नियम हम लोग जानते हैं। किरचॉफ का जो है किरचॉफ का, ठीक है, किरचॉफ का कितना नियम है? तो किरचॉफ का 2 नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है, किसी जंक्शन पॉइंट पर जितना धारा का मान आ रही है उतना ही धारा का मान यहाँ से निकलेगी, चाहे रास्ता 2 या 3 क्यों नहीं हो, जितना आएगी उतना ही उस बिंदु से होकर के निकलेगी। यानी डैट मीन्स क्या है कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा का मान और जाने वाली धारा का मान की क्या होती है, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। जितना धारा आएगा उतना ही धारा निकलेगा। अब देखिए इस पॉइंट पर देखिए कितना धारा आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट पे देखिए इधर से आ रहा है 20 और इधर से भी आ रहा है 20। तो 20 इधर से आ रहा है 4, तो 20 और 4 कितना हो गया 24 आ रहा है। 20 और प्लस 4, ये 24 क्या हो रहा है, इधर से देखिए इधर से आ रहा है और ये भी इधर से जा रहा है। अब इस पॉइंट से कितना धारा निकल रहा है, इधर से 8 निकल रहा है इस पॉइंट से, और इधर से क्या निकल रहा है 16 निकल रहा है। तो देखिए तो आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा का मान के बराबर हो गया। अब इस पॉइंट पे लीजिए, ये तो किरचॉफ का नियम फॉलो कर गया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे देखिएगा कितना आ रहा है कितना जा रहा है। देखिए इस पॉइंट पे देखिए 16 आ रहा है, 16 ही निकलना चाहिए, जितना आएगा उतना ही निकलेगा। तो 16 आ रहा है तो इधर से एक पॉइंट कितना निकला है 8 निकला है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तब ना 16 होगा। 8 और 8 16, तो इसीलिए 8 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। ये किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी संधि पॉइंट पर या किसी जंक्शन पॉइंट पर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा का मान के बराबर होता है। अच्छा, यदि यहाँ पर 3 दे देता, यहाँ पर 10 दे देता, कितना होगा 13, और ये तीसरा वाला कितना हो जाएगा 3 होता, 16 होता, क्योंकि यहाँ 8 आएगा, यहाँ से 8 आएगा तो 8 8 कितना 16 हो गया। 16 जितना आएगा उतना ही निकलेगा, ये साफा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोला जाता है विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट, याद रख लीजिएगा। विद्युत वाहक का मात्रक क्या होता है वोल्ट। सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आमीटर का देखिए प्रतिरोध, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दिया है कम दिया है, इसमें बड़ा दिया है, बहुत बड़ा दिया है, बहुत छोटा दिया है। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, यानी लो रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? इसमें प्लांक स्थिरांक बोले तो इसको बोला जाता है प्लांक, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट बोला जाता है, प्लांक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। ये प्लांक साहब ने एक इक्वेशन दिए थे एनर्जी से रिलेटेड, ई बराबर क्या होता है H इंटू न्यू होता है। अच्छा, इसका क्या पूछ रहा है? बीमा पूछ रहा है कि इसका प्लांक नियतांक, यानी ये H जो है ना उसी का बीमा पूछ रहा है। तो देखिए ई क्या है, तो एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं ml स्क्वायर T-2 होता है, और यहाँ से पूछ रहा है इसका। और न्यू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/10 टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें यदि हम करेंगे ml स्क्वायर T-2, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T हो जाएगा बराबर, यहाँ पर H होगा। पावर देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पे -2 है, तो क्या हो गया ml स्क्वायर T-1 हो जाएगा, ml स्क्वायर T-1। याद रहे प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.63 गुने 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, याद रख लीजिएगा,
ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट का जो भी ऑप्शन आएगा ए मिल स्क्वायर टी माइनस 1, ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। यदि अमीटर पूछ रहा है तो इसका प्रतिरोध होता है 0 होगा। अब यदि वोल्ट मीटर पूछे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत डी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होती है। अच्छा, अमीटर से क्या मापा जाता है, अमीटर से क्या मापते हैं, तो अमीटर से धारा मापा जाता है। और पूछेगा अमीटर को किस में लगाया जाता है, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रख लीजिएगा। किलो वाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किलो वाट आवर किसका मात्रक है, तो किलो वाट आवर अधिकतर लगा देते हैं शक्ति का। 1 किलो वाट आवर जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलो वाट जो आवर है किसका मात्रक है, तो 1 किलो वाट जो है ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलो वाट में होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के लिए, ठीक है, प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो 50,000 ओम, याद रख लीजिएगा। कहीं कहीं बुक में 10,000 भी देता है, लेकिन ये 50,000 ओम होता है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, आगे चलेंगे। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर कितना है, 7 वोल्ट है, 20 मीटर तक उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें उत्पन्न हीट का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा अपने मियाज को ठंडा करके, ठीक है, बनाइए। बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको डायरेक्ट आंसर रट जाते हैं, अधिकतर स्टूडेंट इसको आंसर रट जाते हैं। तो चलिए हम इसको बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक कोई चालक है, ठीक है, एक कोई जो है ये आपका चालक है, ठीक है। इसमें इसका प्रतिरोध जो है आर का मान जो है कितना है भाई, आर का जो मान जो है, इसमें जो आपका आर का मान है, प्रतिरोध का मान जो है इस चालक है, इसमें प्रतिरोध का मान कितना है, तो प्रतिरोध का मान जो है 5 ओम है। अब इसमें विभवांतर जो है, विभवांतर क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का जो अंतर होता है ये विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो V का वैल्यू जो है कितना है भाई, V का वैल्यू जो है 7 वोल्ट है। कितना मिनट तक इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इस चालक में जो है, इस चालक में जो है जैसे कि 7 मिनट नहीं है, 20 मिनट तक के, यानी T इक्वल टू कितना है, 20 मिनट। अच्छा, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 20 × 60 करेंगे तो कितना होगा, यानी 1200 ये सेकेंड आ जाएगा। इतना सेकेंड तक इसमें इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उत्पन्न हीट। तो हीट का जो फार्मूला होता है, हीट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, H बराबर जो होता है फार्मूला I² R × T। और इसमें जो है धारा का वैल्यू नहीं दिया है, तो धारा का वैल्यू नहीं दिया है तो इसमें V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो यहाँ से I का वैल्यू निकाल लेंगे, V अपॉन में R। तो यहाँ से I के वैल्यू क्या लिख दें, यहाँ पर V अपॉन में R लिख देते हैं, और I का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, V अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे R है और एक यहाँ पे T है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, सॉरी, चलिए अब भाई क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका होगा, क्या हो जाता है भाई, इसमें जो आपका होगा, देखिए V स्क्वायर हो गया, ये आपका R स्क्वायर हो गया, और इंटू R, और इंटू में क्या हो गया T, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा T। अब तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना भाई, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। V का मान कितना जा रहा है, देखिए V का जो मान है 7, V का जो मान है 7 वोल्ट है, तो 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है, पर 72 नहीं समझिएगा, ये जो है ऊपर में जो आपका है होल स्क्वायर है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, नया नया है, थोड़ा सा सीख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। ये 7 का होल स्क्वायर है। R का जो वैल्यू है कितना है, ये 5 ओम है, और T का वैल्यू कितना है, T का जो वैल्यू आपका है 1200। अच्छा, 24 या 20 से ये कितना हो गया 240, और 7 49 हो जाएगा,
यानी इसमें गुना करना है 49 में 24 240 से गुना करना है। तो ये आपका हो गया 9 चौको 36 के 6, 9 चौको 36 के 6, 9 चौको 36 के 6 हम डायरेक्ट ही गुना कर देते हैं। 9 चौको 36 के 6, 16 1 17, यानी इसमें होगा अब 16 1 17 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये हीट है, तो हीट का यूनिट क्या होता है? जूल है, तो ये आपका हो गया जूल। अब देखिए बात रहा यहाँ पे कन्फ्यूजन, यहीं पे आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर जो है से कि देखिए दिया हुआ है 11,000, ठीक है, 760 जूल दिया हुआ है, ठीक है, 11,760 जूल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? कैलोरी में आ रहा है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं भाई, चूँकि हम लोग जानते हैं 1 जूल बराबर, ठीक है, 1 जूल बराबर क्या जानते हैं? 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर, सॉरी हम भी जो है से कि गलत ही लिख रहे हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है, तो इसीलिए 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 जूल 1 जूल इजकल टू 1.4.2 क्या 1 कैलोरी हो जाएगा। अब यहाँ से कितना जूल है? 11,760, इसमें डिवाइड कर देंगे 11,760, इतना जूल में कितना कैलोरी होगा? तो 1/4 इतना इंटू 11,760 इतना डिवाइड कीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा डिवाइड करके देख लीजिए, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ 00 होगा और 42 4 को 16 4 दूनी 8 16, देखिएगा यहाँ पे जो है आपका अप्रोक्स में इतना कैलोरी 2800 कैलोरी जो है आपका आंसर होगा। ये आपका हो गया ईट में भी सक्सेसफुल आंसर। तो ये जो सवाल था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अधिकतर ये पूछा जाता है, अधिकतर देखिए पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल था। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन जो आपका है कि समान प्रतिरोधों के एन चालक के पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि जो कोई एक प्रतिरोध है वो उसको पहले किस में जोड़ दिया है? पहले जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। मान लिया कि आर प्रतिरोध है और कै गो है? एन चालक है। तो यदि इस श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, फर्स्ट में इसको किस क्रम में जोड़ा है भाई? तो इसको जो है सीरीज में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जिसको हम सीरीज बोलते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध का जो मान आएगा ना वो एन इंटू आर के बराबर होता है। अब यदि इसको समांतर क्रम में जोड़ेगा, ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध के यदि जोड़ेगा तो जितना प्रतिरोध रहेगा, मान लीजिए कि आर प्रतिरोध है, कितना बार जोड़े हैं? एन बार जोड़े हैं, तो इसको एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों का अनुपात, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात है, दोनों को क्या कर देंगे? दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका होगा श्रेणी क्रम वाला और समांतर क्रम वाला। तो एन आर अपॉन में क्या हो जाएगा? एन, और दोनों का अनुपात है तो आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, और एन है तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? एन स्क्वायर, और नीचे में 1 बचेगा। तो एन स्क्वायर अनुपात में 1, जो कि आपका ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये क्या कुछ बता रहा है? धात्विक चालक को ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई चालक है, ये जो है चालक है, तो चालक में धातु है, तो हम जानते हैं कि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या बोल रहा है? ताप बढ़ा देंगे, यानी इसको हम कर देंगे गर्म, ठीक है, टेम्परेचर किसी कारण से हम बढ़ा देंगे, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा देंगे, गर्म करके या किसी भी प्रक्रिया द्वारा हम इसको बढ़ा देंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे ही इसका टेम्परेचर देंगे तो इन चालक के अंदर जो रैंडमनेस जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो है रैंडमनेस, टक्कर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो टक्कर ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध का मान
बढ़ जाएगा। याद रख लीजिएगा, धातु को जब हम ताप देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगेन देखिए, चालक को जाल धारा प्रवाह को समझने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा समझने के लिए किसका नियम दिया गया है? तो जाल धारा ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है किसी पॉइंट पर, ठीक है, इसी को बोला जाता है जाल धारा। तो ये किरचॉफ का नियम है, ठीक है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि एक बिंदु है और धारा जो है इधर से एक आ रही है, एक इधर से आ रही धारा, ठीक है, इधर से ऐसे जाएगी, और एक धारा इधर से, ठीक है, एक धारा इधर से ऐसे जाएगी, और मान लीजिए कि दूसरा धारा इधर से ऐसे आएगी, ठीक है। अभी तीर के निशान नहीं दिए हैं तो ये धारा का डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए कि ऐसे आएगा, ये धारा ऐसे जाएगी, और यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये इधर से ऐसे जाएगी, और ये इधर से ऐसे जाएगी। तो सभी धाराओं का मान लीजिए कि यहाँ पर 2 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। इसी प्रकार से हम इन धाराओं को एक ऐसा, ठीक, कम्बिनेशन लेंगे कि जो इनकमिंग करंट का वैल्यू होगा, आने वाला धारा का मान, और जो जाने वाले धारा का मान, आउटगोइंग करंट, दोनों का वैल्यू क्या होगा? समान होगा। तो एक प्लस वाला माइनस वाला दोनों जोड़ करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम कहा गया है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होती है? तो 0 होती है। किरचॉफ किसके नियम है? तो किरचॉफ का एक प्रथम नियम है, इसको याद कर जाइएगा। अगेन देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है 4 प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है, जैसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे, और इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है धारा को सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, और यहाँ से बैटरी से कनेक्ट रहता है। और यहाँ से इसका R1 यदि बोले, इसको R2 बोले, और इसको R3 बोले, और ये आपका R4 हो जाएगा। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है R1 अपॉन में R2 बराबर R3 अपॉन में R4, यही होता है भाई, ठीक है। ये R1 बटा R2 और R3 बटा R4 होता है, इक्वल में होता है। तो किरचॉफ का नियम को, किरचॉफ बोल रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है उच्च और निम्न दोनों प्रकार के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और E2 है, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध का मान R1 और R2 है। तो इसे यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, देखिए ट्रिक बताते हैं, यदि इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, थोड़ा सा याद कर जाइएगा, इसमें डेरिवेशन है, तो जो है होगा R1 प्लस R2 नीचे होगा, और ऊपर में जो होगा डिफरेंस वाला होगा, 1 होगा तो 2 होगा, 2 होगा तो 3 होगा। देखिए 1 होगा, 1 है, 2 है, और 2 है तो 1, खाली डिफरेंस वाला है, 1 2 2 1, खाली चेंज कर देना है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, 12 एक ऐसे, ठीक है, E1 R1। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन सवाल नंबर 20, देखिए 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 गो बल्ब है, और उसको हम 220, ठीक है, वोल्ट के, ठीक है, डीसी सोर्स के साथ में हम बैटरी से जोड़े हैं, और कैसे क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में किस बल्ब का दीप्त, यानी कौन सा ज़्यादा मतलब लाइट देगा? याद रख लीजिएगा, जो श्रेणी क्रम में हम लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है, 3 गो बल्ब लगाएंगे, तो 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट वाला, तो इसका तो अलग तो प्रतिरोध होगा ही, इसका प्रतिरोध का मान तो अलग होगा। जिसका जो वाट पावर कम होगा वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। ऐसे भी देखते हैं, जो घर में है, मान लीजिए कि 250 वाट का हम बल्ब लिए, और एक लिए 100 वाट का बल्ब, तो 100 वाट का जो बल्ब है ज़्यादा लाइट देता है, ज़्यादा चमकता है, तो आपका हो गया 40 वाट वाला, सबसे कम क्या? यही है। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? सभी को जानते हैं विद्युत धारा को, क्या? एम्पियर। और विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। याद रख लीजिएगा, अमीटर से। अमीटर को किस में लगाया जाता है? तो अमीटर को जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं, विभवांतर। और यहाँ से याद रख लीजिएगा, V बराबर होता है W/Q, ये भी फार्मूला होता है, विभवांतर V बराबर W/Q। यहाँ से आप लोग इसे पूछेगा कभी कभी, विभवांतर का बीमा सूत्र निकाल लेते हैं, इसका निकाल लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये वोल्ट होता है।
अगेन देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। धारा एक अदिश राशि है और घनत्व एक सदिश राशि है। धारा सदिश राशि है और घनत्व अदिश राशि है। दोनों सदिश है, दोनों अदिश है। देखिए धारा जो है Q इक्वल टू होता है आई टी, ठीक है। धारा जो है कि धारा का दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन जो धारा जो है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का सदिश के योगफल नियमों का पालन नहीं करता, इसीलिए अदिश राशि है, ये तो सही है। लेकिन धारा घनत्व जो होता है J बराबर I अपॉन A होता है, ये आपका सदिश राशि है, तो A इज करेक्ट आंसर। ये जो सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति, ये जितना ही इम्पोर्टेंट बोला जाए उतना ही इम्पोर्टेंट बहुत कम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर जाइएगा। जो पावर होता है किसी परिपथ में, परिपथ की शक्ति, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, पावर को हम लोग पावर यानी शक्ति पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी से। और पी बराबर फार्मूला होता है V इंटू आई। पहला तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा V इक्वल टू क्या होता है IR, और इधर से I हो गया, तो क्या हो गया दूसरा फार्मूला क्या होगा I स्क्वायर R। अच्छा यदि ये चूँकि हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है I इंटू आर। V बराबर क्या होता है भाई, V बराबर जो होता है I इंटू आर होता है, तो इसको ज़रा लिख लीजिए। V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर V अपॉन में R लिख सकते हैं। तो यहाँ से पर I का वैल्यू यदि पुट करेंगे तो V अपॉन R पुट करेंगे तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर इंटू क्या होगा R हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन में R। कितना फार्मूला बन गया देखिए, P बराबर पहला याद रखिएगा P बराबर V इंटू आई, दूसरा I स्क्वायर R और तीसरा V स्क्वायर अपॉन में R। और ये जो V स्क्वायर अपॉन में R जो है ये बहुत ज़्यादा पूछता है, एक पूछा हमने 3 बताया, आंसर C इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन जो है 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये वाट है, वाट मैंने पूछ रहा है पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें जो है वोल्ट V बराबर कितना दिया हुआ, अभी जस्ट बताए हैं 220 वोल्ट दिया हुआ, और ये आपका वाट दिया हुआ है। अच्छा चूँकि हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R होता है। अच्छा यहाँ से जो है कि क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा। V स्क्वायर यानी 220 वोल्ट के होल स्क्वायर हो जाएगा। P का वैल्यू कितना दिया है, P का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो 22 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 484 पर 2 जीरो, और इधर आपका 100 है 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका होगा 484। अब क्या प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, तो 484 ओम इज करेक्ट आंसर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 25 सवाल का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं।